गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्नेहा जी और हमारी तरफ से। स्नेहा, गुड इवनिंग कर लीजिए हमारे दोस्तों को। हेलो व्यूअर्स, ओमिक्रॉन के बारे में हम डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, ये बेहद खतरनाक है। टोटल केसेस स्नेहा 161 केसेस है। खतरनाक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी भी शुक्र है इन्फेक्शन जो है माइल्ड देखा गया, अभी तक देखा गया है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखा गया है। आगे कैसे ये म्यूटेट करेगा, आगे क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज प्लीज आपको अलर्ट रहना है। दो डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे, लेकिन अभी इस वक्त का अपडेट हम आपको दे दें तो देखिए, अभी तक जो दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं वो हो चुके हैं 62,426। जी, बाकी दुनिया के कई सारे केसेस हैं। 100 कंट्रीज में ऑलमोस्ट इस समय ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ चुके हैं। जी। यूरोप में जैसे देखा जा रहा है कि फ्रॉम 50,000 टू 60,000, अभी इस समय 80 टू 90,000 से 1 लाख केसेस इस समय हर दिन यूके में जैसे रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, और ये देखिए विभिन्न देशों के आंकड़े, हम डेटा यहां आपके सामने रख रहे हैं, और ये डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि बहुत तेजी से ये आंकड़ा बदल रहा है, बहुत तेजी से हर जगह। हम 2 दिसंबर से अगर बात करें तो आज 20 तारीख, 18 दिन हुए हैं। मतलब 15 से 18 दिन में जो बात स्नेहा जी ने अभी कही कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है हर दिन, और 100 की बात तो और तेजी से हम आगे जा रहे हैं। जी, और अच्छा, आप हमें ये बताइए स्नेहा, क्या ये सच्चाई है कि जितने कल 24 आवर्स में 7,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले, इन सब के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स दिए गए हैं या इनमें से रैंडम कुछ के दिए गए हैं? जी, रैंडम कुछ केसेस के दिए गए हैं। इनफैक्ट आज मनसुख मंडाविया जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने आज पार्लियामेंट में ये कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 31,000 सैंपल्स जो हैं वो हर महीने सीक्वेंस हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम हर दिन 7 से 8,000 केसेस इस समय देख रहे हैं तो उसमें से कितने ही जो सैंपल्स है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग हर एक सैंपल का कोई भी देश नहीं कर पाएगा, इंडिया भी उसमें शामिल है। कोई भी देश हर एक सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये तो और डेंजरस हुआ, क्योंकि हम एक सैंपल लेकर रैंडम टेस्ट कर रहे हैं, जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज रहे हैं, तो सब जितने कोरोना पॉजिटिव है उनका तो नहीं कर पा रहे हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिनके हम नहीं कर पा रहे हैं उनमें से बहुत सारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि अक्वायर्ड ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लेकिन उनकी सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए नहीं गई है और वो घर ही पे रिकवर हो गए। लेकिन ये जाहिर है कि वो रिकवर करने के प्रोसेस में कई ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होंगे। ये ज्यादा डेंजरस है। डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत स्वागत, शुक्रिया। डॉक्टर लहरिया जी, आप आज की इस स्थिति को हमारे देश में किस तरह से देखते हैं सर? हमें सुन पा रहे हैं? आप म्यूट तो नहीं है डॉक्टर लहरिया? नहीं, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। प्लीज प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले याद रखना होगा कि फिलहाल दुनिया के अधिकतर देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से केसेज आ रहे हैं और साथ में ओमिक्रॉन के केसेज आना शुरू हुए हैं। याद रखना होगा कि करीब 90 देशों में ओमिक्रॉन के केसेज रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन याद रखने की बात यह भी है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा देश हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, जहां पर अधिक संख्या में और अधिक प्रपोर्शन में ओमिक्रॉन के केसेज आए हैं। बाकी देशों में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए, जो भारत में भी उसका उदाहरण है। और भारत में जैसे कि 7,000 के करीब प्रतिदिन केसेज आ रहे हैं, उनमें से कुछ केसेज ओमिक्रॉन के होते हैं। मैं अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सबकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन साथ में यह भी देखना होगा कितने प्रपोर्शनेट जो केसेज हैं, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है, उनमें से कितने प्रपोर्शनेट ओमिक्रॉन के केसेज हैं, और फिलहाल अधिकतर देशों में तुलनात्मक रूप से कम है। मैं यह भी कहूंगा कि ओमिक्रॉन एक चिंता का विषय है कुछ हद तक, लेकिन किस हद तक वो चिंता का विषय होगा यह हर देश के लिए अलग अलग परिस्थिति होगी। अगर हम कुछ महीने पहले जाएं तो देखेंगे कि डेल्टा वेरिएंट का जो सेकेंड वेव आया था, जिसकी वजह से भारत में वो मई जून में आया, लेकिन इसके इमीडिएटली बाद अन्य देशों में डेल्टा नहीं फैला। कुछ देशों में सितंबर, अक्टूबर,
अभी नवंबर और दिसंबर में भी डेल्टा फैल रहा है। तो याद रखने की बात होगी कि हर देश में, हर परिस्थिति में कोई भी वेरिएंट होता है अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ओमिक्रॉन फिलहाल कुछ देशों में आ रहा है, हो सकता है भारत में दिसंबर जनवरी में ना आके मार्च अप्रैल में आए और अन्य देशों में अलग परिस्थिति में आए। तो हमें सचेत और सजग रहना है, लेकिन घबराना नहीं है। जी डॉक्टर लहरिया, ये ऐसा माना जाता है कि जितने केसेस अभी हम देख रहे हैं या रिपोर्ट हो रही है, इससे कई ज्यादा इंडिया में ओमिक्रॉन फैल चुका है। क्या आपके एस्टिमेट्स है कि जैसे केसेस हम पहले देख रहे थे, जो एक्सप्लोजन हुआ था केसेस का, वो सिचुएशन हम कब देख पाएंगे? क्या जनवरी के मिड में देख पाएंगे या जनवरी के एंड में देख पाएंगे? तो जो बात की जितने केसेज ऑफिशियली रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी तुलना में ज्यादा केसेज होंगे, यह बात तो डेल्टा वेरिएंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है और ओमिक्रॉन के लिए भी। जैसे ओमिक्रॉन के 7,000 के करीब प्रतिदिन केस आ रहे हैं, लेकिन हम सीरो सर्वे के माध्यम से जानते हैं कि भारत में औसतन 20 में से या 30 में से एक केस ही रिपोर्ट होता है, जो हम सीरो सर्वे से समझे थे। तो जैसे कि 7,000 केस आ रहे हैं, तो देश में संक्रमण की वास्तविक संख्या करीब 2,10,000 के आसपास होगी। उसी तरह ओमिक्रॉन के जो कुछ केसेज आ रहे हैं उसकी तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा होंगे। कब और क्या परिस्थिति डेवलप होगी उस बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो भारत सरकार ने गठित किया सूत्रा मॉडल है, उसने कुछ उसके पास जो आंकड़े उपलब्ध है उसके आधार पर प्रोजेक्शन किए हैं। उनका मानना है कि जनवरी के अंत में और फरवरी के आसपास इस देश में SARS-CoV-2 के केसेज पीक कर सकते हैं। उनमें ओमिक्रॉन की संख्या कितनी रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन सारे एक्सपर्ट एक बात पर सहमत हैं कि भारत में जो सेकेंड वेव के समय जो स्थिति आई थी, चाहे वो की संख्या हो, हॉस्पिटलाइजेशन वो नहीं आएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो करीब 1,50,000 केसेज प्रतिदिन होगा और मेरी नजर में वह संख्या काफी कम रहेगी। 70-80 हजार तक भी जाएगा तो भी एक बड़ी संख्या होगी, उससे बियॉन्ड जाने की संभावना कम है। डॉक्टर लहरिया, कंसर्न डॉक्टर भाटी भी हैं स्नेहा, तो डॉक्टर भाटी से ले लीजिए, उसके बाद 2 सवाल डॉक्टर लहरिया से हो गए। डॉक्टर लहरिया से मैं वैक्सीन के बारे में पूछूंगी कि डॉक्टर लहरिया एक वैक्सीनोलॉजिस्ट भी है, बट डॉक्टर भाटी, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जिस तरीके से हमने प्रेशर देखा था डेल्टा वेरिएंट के सेकेंड वेव के दौरान, क्या इस तरीके का प्रेशर ओमिक्रॉन की वजह से भी आएगा? देखिए, इस बार अगर हम कंपेयर करें पिछली बार के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में दिसंबर के अंदर हम पिछले साल बात करें तो सेकेंड या थर्ड वेव दिल्ली के अंदर तो स्पेशली आई चुकी थी। एक चीज का फर्क है पिछली बार और अब में। पिछली बार अगर हम बात करें तो हमारा इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में नहीं थी, इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ना ही वैक्सीनेशन वाली ड्राइव शुरू हुई थी। तो एक तो ये वाला फर्क, क्योंकि हमारे ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर अभी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अब इस पे एक चैलेंज है अभी यहाँ पर, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 स्टेट के अंदर ये पहुंच चुका है, तो ये तो वो डेटा है जो हमने मतलब जो टेस्ट किए हैं और उसके बाद वहां पर ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ। और ज्यादातर अगर अब 11 स्टेट की बात भी करें तो ये बड़े शहर हैं, छोटे शहरों का डेटा अभी उस तरह से हमारे सामने आगे आया नहीं है। तो ये निश्चित है कि ओमिक्रॉन का जो संख्या है वो अभी इससे ज्यादा होगी। अभी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर हमारे पास डेटा आया, पर यहाँ पर एक चैलेंज है कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर्स के अंदर, स्पेशली ये जब हमने दिसंबर में भी लास्ट ईयर देखा था, विंटर्स के अंदर हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस संबंधी बीमारियां, वो वैसे भी बढ़ जाती है। इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे पास चैलेंज होगा, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमिटी का मेंबर भी, और अभी हम देख रहे हैं हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं, सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या भी है। इसके अलावा जो अभी जिस तरह से लास्ट ईयर भी हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम केसेस में स्पाइक आया था और अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, ये सब चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि डेटा इस तरह का आ रहा है कि इसमें केसेस पेशेंट्स काफी ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक भी है। जब हम माइल्ड सिम्प्टम और एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो वहां स्प्रेड होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सिम्प्टोमेटिक है तो निश्चित तौर पर आप प्रिकॉशंस लेंगे, पर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो आप उस तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें अभी देखनी है, एक हमें संक्रमण को रोकना है, ट्रांसमिशन को, और दूसरा हमें जो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन है उनको रोकना। और जैसा आप बता रहे थे कि प्रिपरेशन की बात, देखिए प्रिपरेशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी हद तक ठीक ठाक अब हो गया और अभी हम जैसे इसको प्रोएक्टिवली मैनेज भी कर रहे हैं, पर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको निश्चित तौर पर अभी
एक एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि अभी उनको 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो इम्यूनिटी लेवल उनमें डिक्लाइन होता हुआ देखा गया है। यूके के अंदर भी हमने देखा है कि काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। जी डॉक्टर लहरिया, पूछना चाहूंगी एडिशनल डोज या थर्ड डोज के बारे में। अभी हाल ही में कोवोवैक्स को WHO से अप्रूवल मिला, 9th वैक्सीन है अब, जिसे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में देखा गया है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि कोवोवैक्स इंडिया का थर्ड डोज या एडिशनल डोज हो सकता है। इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर रहे हैं, उन्होंने प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बाद जो बूस्टर डोज दिया है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर दिया है या mRNA बेस्ड वैक्सीन का दिया है। उदाहरण के तौर पर यूके में बूस्टर शॉट लगना स्टार्ट हुआ है, वहां पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूज होती है, लेकिन उनका बूस्टर शॉट mRNA बेस्ड वैक्सीन का है। चूंकि भारत में जो दो मुख्य वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, उनके बारे में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर उन्हीं वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाए या इंटरचेंज किया जाए तो उससे क्या इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो सभी लोग लगभग सहमत हैं कि सेम वैक्सीन का बूस्टर भारत में नहीं दिया जा सकता और भारत के सामने ये मुख्य चुनौती है। तो उस बाकी बात आती है mRNA बेस्ड वैक्सीन, मॉडर्ना एंड फाइजर, वो भारत में अप्रूव्ड एक अप्रूव है लेकिन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, दूसरी अप्रूव नहीं है। तो जो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कौन सी वैक्सीन है, तो निश्चित रूप से जाइकोव डी जो DNA बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और कोवोवैक्स जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, थियोरेटिकली यह माना जा सकता है कि अगर इन वैक्सीन का एक शॉट दिया जाए तो वो बेटर बूस्टिंग करेगा। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं कि संभवतः ये वैक्सीन अधिक बेहतर रूप से बूस्टर का काम करेंगी, लेकिन चाहे वो हम सेम वैक्सीन का बूस्टर दें या अन्य वैक्सीन का बूस्टर दें, जरूरत इस बात की है कि इस चीज पर साइंटिफिक एविडेंस जनरेट किया जाए और इसको समझा जाए कि इसका बूस्टर देने पर काम होगा। अन्यथा परिस्थिति वो आ जाएगी जो हमने कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के समय में देखी थी। उस समय जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी, लास्ट पॉइंट यह है कि लोग कह रहे थे, लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे कह रहे थे कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, लेकिन जब हमने साइंटिफिक एविडेंस देखा तो नहीं काम करती, तो फॉल्स एश्योरेंस था। उसी तरह हम नहीं चाहते कि साइंटिफिक एविडेंस के बिना बूस्टर दिया जाए, तो एक सेंस ऑफ फॉल्स एश्योरेंस आएगा और उससे बेहतर है कि लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड शॉट दिए जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भाटी, ये अब तय हो चुका है कि जितने भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल रहे हैं या जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है, उनमें मोर देन 90% ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज जिन्होंने ले रखी है। तो आपको लगता है कि अभी ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अलर्ट रहना है, डरना है इससे, क्योंकि ज्यादा हम ओमिक्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? डॉक्टर भाटी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जहां पर बात आ जाती है अननोन, जब वहां पर अननोन चीजें होती है कई, जिसके बारे में बहुत सारा हमारे पास डेटा नहीं होता, तो वहां पर निश्चित तौर पर हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और दूसरा हम बात करें, देखिए इसके अंदर कुछ कुछ जो डेटा आ रहा है, जैसे कि आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को ले लीजिए कि आप डबली वैक्सीनेटेड है, उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उसका जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। या री इन्फेक्शन की भी बात करें, जो कुछ स्टडीज आई है जिनके अंदर देखा गया है, इनफैक्ट हम अगर सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय हमने डेल्टा के समय बहुत ज्यादा री इन्फेक्शन नहीं देखे थे, बट इस बार हम जो है जितना डेटा आ रहा है उसमें री इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है। तो इसलिए इस पे और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। पर एक चीज यहाँ पर और है, अभी हमारे पास ज्यादातर लैब स्टडीज आ रही है, जो लैब स्टडीज होती है और रियल टाइम डेटा के ऊपर होता है, उन स्टडीज में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। बट अभी फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें ट्रांसमिशन को निश्चित तौर पर कम करना है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन हमारा नहीं रुकेगा तो पॉपुलेशन जिस तरह से है भारत की, तो यहाँ पर कोमॉर्बिड की संख्या भी काफी ज्यादा है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछली बार हमारे हॉस्पिटल्स पे हमारे जो रेगुलर वाले पेशेंट्स थे और अन्य डिजीज वाले, वो कहीं ना कहीं उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कोविड के पेशेंट ज्यादा हो गए थे, तो हमें उनको भी ठीक तरह से सर्विसेज देते रहना है। डॉक्टर लहरिया, आप एक्टिव है ट्विटर में, सोशल मीडिया में, अभी ऐसी कई सारी बातें चल रही हैं और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये सच क्या है और झूठ क्या, कि जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है या जो क्लॉथ मास्क है, सही तरह से कहा जा रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं होगा ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने में, और इसलिए N95 मास्क की जरूरत है। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं हूं, बिल्कुल जी जी, हम सर्जिकल मास्क यूज करते हैं, क्लॉथ मास्क यूज करते हैं। डॉक्टर लहरिया, क्या हमें N95 मास्क में इन्वेस्ट करना चाहिए
और किस तरीके का N95 मास्क, क्या वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, क्या वो रीयूजेबल होना चाहिए अप टू 60 टाइम्स जो कॉमनली होता है, अप टू 60 आवर्स? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तरह के मास्क प्रभावकारी होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव, प्रोटेक्टिव एफिकेसी होती है वो रिलेटिवली कम होती है। जैसे कपड़े का मास्क है वो तुलनात्मक रूप से कम असर प्रभावकारी होता है, सर्जिकल मास्क उससे तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं, N95 निश्चित रूप से सबसे बेहतर मास्क है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि मास्क हम व्यक्ति कोई भी, अब सारे अधिकतर मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो भी अगर कोई चाहता है कि N95 मास्क यूज करना है तो कर सकता है, लेकिन क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क भी काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी मास्क व्यक्ति यूज करे उसको प्रॉपरली फिटिंग तरीके से पहनना है और नियमित रूप से पहनना है। अगर आप N95 मास्क पहन लेते हैं और उसको रेगुलरली निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो वो उसका भी कोई असर नहीं है। उसकी बजाय अगर क्लॉथ मास्क पहनते हैं और उसको पूरे समय सही तरीके से लगाते हैं तो उसका असर प्रभाव अधिक रहेगा। तो मास्क का अपना महत्व है और साथ में उसको कैसे लगाया जाता है इसका अपना महत्व है। अंतिम बात आती है कि उसको कितने समय और कब यूज करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी मास्क आप यूज कर रहे हैं, चाहे सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, आप उसको वापस आके किसी पॉलिथीन में या टिश्यू पेपर में रैप करके रख दीजिए। 24 से 48 घंटे उसे रखे रहने दीजिए, दूसरा मास्क यूज कीजिए। 24 से 48 घंटे बाद जो पुराना मास्क है उसको वापस यूज कर सकते हैं। तो इन मास्क को काफी बार रीयूज किया जा सकता है, अनलेस वो सॉइल हो जाते हैं या कोई चीज से कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, तब उनको डिस्कार्ड करना है। फेयरली गुड नंबर ऑफ टाइम्स दोज कैन बी यूज्ड, और उसके बाद अराउंड 6, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक हमें लगता है कि मास्क प्रॉपर्ली यूजेबल है और कंटेमिनेटेड नहीं हुआ है उसको यूज किया जा सकता है। डॉक्टर लहरिया, अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जो गरीब है, जो नहीं खरीद सकती है N95 या अच्छे मास्क नहीं, तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी तरह से करें, लेकिन अच्छे से करें, अच्छे से करें। और आप के नीचे ना पहने। अच्छी बात कही ना डॉक्टर लहरिया ने, कहा कि भाई आप N95 पहन रहे लेकिन ठीक से नहीं पहने, प्रॉपर्ली फिट इन नहीं होगा तो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर भाटी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। आपने कहा था कि हमें से फैलने ना दे, हमारी सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। बाकी चीजें तो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। सर, वो कैसे हो पाएगा डॉक्टर भाटी? हाँ, देखिए बिल्कुल इसमें दो चीजें हैं जो हम बात कर रहे थे। बिल्कुल अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं कि एक है संक्रमण की बात। देखिए वैक्सीन लगने के बाद आप संक्रमित हो सकते हैं, ये पहले भी बात बताइए। संक्रमण होना और बीमारी होने में दो चीजों में फर्क है। बिल्कुल ठीक है, बीमारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से हम वैक्सीन और बीमारी की गंभीरता की रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन पे कार्यक्रम चल रहा है वो तो है ही, पर जो संक्रमण को रोकना इसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी आपने मास्किंग की बात भी की है, इसके अलावा जो हम बार बार अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सर्दियों के अंदर और भी जो ये सब चीजें आने वाली है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा ना हो, जैसा आपने पहले भी शब्द सुना होगा, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट, क्योंकि ये वायरस जो ये म्यूटेट है ये ज्यादा संक्रामक है। तो कोई आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने आप को मास्क वगैरह पहन के और ध्यान रखें। और कोई जो ऑर्गेनाइजर है इवेंट कर भी रहे हैं तो वो थोड़ा अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ध्यान रखें कि जो संख्या है वो कम कर लें, और ज्यादातर कोशिश हो कि जहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो वो क्रॉस वेंटिलेटेड हो, मतलब हवा आपस में, क्योंकि इस वेरिएंट के लिए जैसा ज्यादा संक्रामक है तो एयरबोर्न है। आप जब बात कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप जी कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को आराम से स्प्रेड हो सकता है। तो इन चीजों को आपको कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है अननेसेसरली ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल में आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं स्पेसिफिकली एयरपोर्ट, अगर आपको एसेंशियल नहीं है ट्रैवल बहुत ज्यादा तो आप उसको अवॉइड करिए फिलहाल कुछ समय के लिए, क्योंकि आगे ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है वो हमें नहीं पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। हम तो बहुत स्ट्रांगली सबसे कह रहे हैं कि आप शादी ब्याह, पार्टीज, रेस्टोरेंट, क्लबिंग सब छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर लहरिया, पूछना चाहूंगी कि ऐसे कई सारे लोग हैं सईद, और बहुत लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पूछते हैं कि अगर हमने वैक्सीन भी ले ली और अगर सीवियर डिजीज नहीं होगा, ये सबको ही होना है, तो फिर नॉर्मल लाइफ में भी रोक टोक क्यों, इतना ज्यादा रोक टोक क्यों? डॉक्टर लहरिया, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि कितने एक्सटेंड तक वो कर सकते हैं चीजें,
वायरस के साथ हमें रहना पड़ेगा, वायरस का म्यूटेट होना जाहिर है ये हमेशा ही होगा। आज ओमिक्रॉन है, अगले 6 महीने बाद कुछ और हो सकता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और डॉक्टर लहरिया, हम स्नेह का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो अगर आप इजाजत दें तो इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। क्या आप हमें डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी, आप दोनों ये प्लीज समझाएंगे, बताएंगे कि इस ओमिक्रॉन के बारे में हम कितना जानते हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं। सारे हमारे साथी लोग घर परिवार में फ्रेंड्स ये कह रहे हैं स्नेहा कि नहीं ये बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, ये डेंजरस नहीं है, ये स्प्रेड ज्यादा कर रहा है, ये फैटल नहीं होगा, आपको एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, सर्दी जुकाम होगा और ठीक हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी, आप दोनों प्लीज इस बारे में बताइएगा। जो पहली बात है कि जो लोग कह रहे हैं कि संक्रमण तो होना ही है, फिर हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, तो उनको मेरा सुझाव होगा, उनको मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, संक्रमण किसी को भी हो सकता है, चाहे वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवा रखी है वो थोड़ा सा ज्यादा अश्योर्ड होता है कि उसको गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई वो व्यक्ति नहीं जानता है कि उस संक्रमण के बाद उसकी क्या परिस्थिति हो सकती है, उसको गंभीर बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है। तो वैक्सीन इस बात को इंश्योर करती है कि उसका एडवर्स आउटकम हो वो कम हो, और वो उसके बारे में पूरा साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर वैक्सीन लगवा ली व्यक्ति ने 2 शॉट्स कंप्लीटेड, तो उसके बाद गंभीर बीमारी की संभावना कम है, और हम इस महामारी में गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, काफी लोग चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं 6 महीने बाद हमारा एंटीबॉडी लेवल कम हो गया, चला गया, हमने मेजर करवा के देखा। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको इतना अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एंटीबॉडी लेवल कम हो गया, क्योंकि जिसने वैक्सीन लगवाई और एक बार एंटीबॉडी लेवल ऊपर गया, उसका मतलब हुआ कि उसका इम्यून सिस्टम काम किया। फिर उसके बाद उसको फ्यूचर में भी एक्सपोजर होगा, तो वो इम्यून सिस्टम जो वैक्सीन लगवाने के समय काम किया वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। तो एंटीबॉडी लेवल गिरने के बाद भी व्यक्ति प्रोटेक्टेड होता है, और साथ में टी सेल्स और अन्य सेल से प्रोटेक्टेड होता है। तो वैक्सीन की बहुत बड़ी भूमिका है। तीसरी बात है, ओमिक्रॉन कितना खतरा है। सच बात यह है कि हम नहीं जानते, कुछ देशों में बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, लेकिन हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि वो एक बड़ा खतरा के रूप में उभर सकता है खुद को, परिवार के किसी सदस्य को। तो ऐसे में हमें सावधानियां बरतनी है। हाँ, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां उनको करते रहना, उनको नहीं रोकना है, और हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन लग सकता है, वो सब लग सकता है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने भी लगे, तो भी हमारे पास एक वैक्सीन का एक गार्ड है, बाकी प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं, और हमें आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकारों ने अपनी तैयारी कर रखी होगी। तो चिंता नहीं करना है, लेकिन हम अगर समाज का हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दे, तो ओमिक्रॉन में भले ही साइंटिफिक रिसर्च के बाद कुछ भी निकले, हम उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर भाटी, हमने जो आपसे कहा था कि हमारा बेहद कैजुअल अप्रोच, हम खुद कह रहे हैं, हर इंसान, कोई नहीं जानता, हम तो बहुत आम हैं, आप और हम मेडिकल साइंस के बारे में क्या जानते हैं। आप तो फिर भी जानती हैं, थोड़ा बहुत रिपोर्टर है, मेडिकल कवर करती हैं, हम तो कुछ नहीं जानते ना डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी। लेकिन हमारे सब साथी लोग कह रहे हैं नहीं प्लीज मत डरिए, कुछ नहीं होगा, ये कोई खतरनाक नहीं है। आप हो भी गया, आप अगर ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो भी गए तो सर्दी जुकाम टाइप होगा, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आप तो घर में ठीक हो जाएंगे बिना दवाई के। प्लीज बताइए। करना चाहूंगी एक सवाल, सईद ने जो पूछा उससे जोड़ते हुए, डेल्टा कौन सा खतरनाक था? डेल्टा में मोर्टेलिटी इसलिए हुई क्योंकि सिस्टम क्रैश कर गया, लेकिन डेल्टा के भी तो सही वही सिम्टम्स थे। वेरी गुड। लेकिन एक फर्क इसमें डॉक्टर भाटी, और इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हांगकांग की जो स्टडी है उसका ये कहना है कि ओमिक्रॉन इस समय लंग टिश्यू में इतना नहीं पाया गया है, सिर्फ ब्रोंकाई में पाया गया है, और इस वजह से ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन क्योंकि ये फेफड़े तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये ज्यादा सीवियर नहीं। तो सईद के सवाल का जवाब इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर भाटी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपने अभी हांगकांग के स्टडी का बताया स्पेसिफिकली, वो एक लैब स्टडी है जिसमें उन्होंने जो है ये सैंपल लिया है, जिसके अंदर उन्होंने ब्रोंकाई का सैंपल और ये लिया है। इसके बाद स्टडी का जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला है कि ये ज्यादा 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, कि ठीक है इसमें वायरल लोड अधिक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में करें, बट डेल्टा भी कम ट्रांसमिसिबल तो नहीं था। हमने देखा जिस तरह से कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा था, अगर एक जो है पर्सन इन्फेक्ट था।
तो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा संक्रामक पहली बात है कि आप में वायरल लोड इतना ज्यादा है कि आप कोई भी सुपर स्प्रेडर बन सकते हो, पहली बात। दूसरा, जहां तक लंग्स की बात कर रहे हैं कि ठीक है वहां पर ये 10% कम, उससे लीथल कम है, मतलब घातक उससे 10% कम है। बट एक चीज यहां पर और है, बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। जहां पर हम बात करते हैं कि वायरस घातक है कि नहीं, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, कोमॉर्बिड की और अन्य बीमारियां है कि नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर अलग तरह की, अगर एक फैमिली है, एक पूरा परिवार है, उसके अंदर एल्डरली लोग भी हैं, कोमॉर्बिड लोग भी है, और भी अन्य बीमारी वाले लोग हैं, तो जो रियल टाइम डेटा होता है और जो लैब डेटा होता है उसमें फर्क है। तो इस चीज को हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभी बात कर रहे हैं हम कि लोग अभी बात कर रहे हैं, ज्यादातर एक सबके जो है इसमें एक कॉमन शब्द सब बोलते हैं कि हाँ ये उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है जितना भी सुनने के अंदर आ रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज समझने वाली जरूरी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, हमें ज्यादातर सीखना चाहिए कि हम दूसरे साथ जो हमारे संपन्न देश है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां की आप स्थिति देखिए, वहां पर भी किस तरह के नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप यूके का एग्जांपल ही ले लीजिए, किस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन वहां पर हो गया है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो इस सब चीजों को लेके आपको देखना है कि वायरस किस तरह से बिहेव करता है। अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार्ज गैदरिंग और ये सब चीजें होने वाली है। हमने लास्ट ईयर भी लोगों को इस तरह से रिक्वेस्ट किया था, पर फिर भी ऐसी चीजें हुई। तो इसलिए समझ लेना जरूरी है कि अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा हमारे लिए ठीक है, हो सकता है कुछ लोग, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट ना करे, पर जो एल्डरली लोग हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, ऐसी भी संख्या काफी ज्यादा है, उनको किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। स्नेहा में खत्म करना होगा प्रोग्राम, क्योंकि टाइम हो गया अगले प्रोग्राम का। डॉक्टर लाहरिया, डॉक्टर भाटी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्नेहा आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चाहेंगे जाते जाते, देखिए अगर हमसे आप पूछें दोस्तों कि ओमिक्रॉन के बारे में आप क्या कहते हैं, तो हम आपसे दो टूक साफ शब्दों में ये कहते हैं, घर हमारी मजबूरी है, हम लोगों को काम करने निकलना है। अगर आपकी भी मजबूरी, आपको काम पर जाना है, ऑफिस जाना है, अपना कारोबार करने, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान में जरूर जाइए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन अगर नहीं जरूरी है तो घर में रहिए, बच्चों को घर से निकलना बंद कर दीजिए, मेहमानों को घर में आने से रोक दीजिए, शादी ब्याह पार्टीज क्लबिंग कुछ भी मिलना जुलना 1-2 महीने के लिए, फरवरी तक प्लीज बंद कर दीजिए। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। आप क्या कह रही हैं बताइए। कोशिश करिए कम से कम, क्योंकि ये मुश्किल है, लेकिन अगर आपको जाना जरूरी है तो मास्क पहने, अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और जहां पर भीड़ है वहां ना जाए, क्योंकि वहां तो प्रॉब्लम होना ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।